हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से प्रतिवेदन के विषय में हम अपने पिछले अध्यायों में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अपने कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध पर हम अपने इस चैनल के माध्यम से फिर से प्रतिवेदन के विषय में कुछ और जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। प्रतिवेदन के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज के अध्याय में हम जानेंगे प्रतिवेदन की परिभाषा और उसके प्रमुख तत्वों के विषय में, यानी कि उसके कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के रिपोर्ट के हिंदी पर्याय रूप में किया जाता है, यानी कि अंग्रेजी में जिसे रिपोर्ट कहा जाता है, हिंदी में उसे ही प्रतिवेदन कहा जाता है। अंग्रेजी में रिपोर्ट का प्रयोग प्रतिवेदन, विवरण, संवाद, सूचना, रपट, अफवाह, नाम आदि अर्थों में किया जाता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग सिर्फ प्रतिवेदन के रूप में ही किया जाता है। दोस्तों, प्रतिवेदन के लिए हिंदी में आख्या, अभ्यावेदन तथा रिपोर्ट शब्द का प्रयोग भी होता रहा है, परंतु राजभाषा हिंदी में अब प्रतिवेदन को ही मान्यता मिलती जा रही है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि प्रतिवेदन क्या है। चलिए अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। सबसे पहले, किसी घटना, कार्य योजना आदि के संबंध में जो भी छानबीन या पूछताछ आदि की जाती है और उसके बाद उसको पूछताछ के बाद जो विवरण तैयार किया जाता है, जिस विवरण को किसी अधिकारी या सभा में आदि के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वही प्रतिवेदन कहलाता है। हम इसे आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रतिवेदन किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा किसी कार्य, घटना, स्थिति आदि के संबंध में किसी सक्षम यानी कि योग्य व्यक्ति या फिर कोई समिति द्वारा शोध करने के बाद जो जानकारी एकत्रित की जाती है, उसके बाद एक जो दस्तावेज बनाया जाता है, वह दस्तावेज है जिसमें उस स्थिति आदि के संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। जब जो स्थिति है उसके विषय में प्रतिवेदक अपने सुझाव भी प्रस्तुत करता है, वही प्रतिवेदन कहलाता है। दोस्तों, जब भी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिवेदक को उस जो भी जिस विषय से संबंधित प्रतिवेदन है उसकी समक्ष जानकारी जो है वो जांच पड़ताल करके इकट्ठी करनी होती है और फिर उसमें अपने सुझाव भी देने पड़ते हैं। यानी कि इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि उसे संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रतिवेदक है वह उस विषय में पूरी जानकारी अपनी रखता हो। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक निगम अथवा संस्थान में प्रत्येक विषय का विशेषज्ञ उपलब्ध हो ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन जो भी प्रतिवेदन का रिपोर्ट बनाने वाले का दायित्व लेने वाले होते हैं उसे उस विषय का साधारण ज्ञान तो होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि वह विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि कहीं उसके जो निष्कर्ष या सुझाव है वो संदेहास्पद या शक की घेरे में ना आ जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रतिवेदन के तत्व। इसको प्रस्तुत करने के लिए कुछ तत्वों और अंगों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इन तत्वों के समायोजन से ही कोई भी प्रतिवेदन प्रभावशाली बन जाता है। पहला तत्व है प्रसंग प्रतिवेदन। दोस्तों, यह हम सभी जानते हैं कि कोई भी विषय अथवा प्रसंग विशेष जो होता है वो प्रतिवेदन का प्रमुख अंग होगा, क्योंकि यदि विषय ही नहीं होगा तो प्रतिवेदन क्या लिखा जाएगा। प्रतिवेदन के विषय में विषयों की कोई सीमा नहीं है, हर विषय पर प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई घटना, समस्या, आरोप प्रत्यारोप, दंगा फसाद, विवाद, किसी भी संस्थान की नीति, आय व्यय, नवनिर्माण की योजना, राज्यों का सीमा विवाद, जल विवाद, सरकार की आरक्षण नीति, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की शुल्क नीति, पुस्तकालय की समस्याएं हो, राज्य की कानून व्यवस्था हो या फिर कहीं बिजली पानी की समस्याएं, सभी इन किसी भी विषय पर प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। यानी कि स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी विषय जिसके अध्ययन अथवा जांच की आवश्यकता हो वह प्रतिवेदन का विषय हो सकता है। दूसरा तत्व है प्रतिवेदन के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है अथवा समिति नियुक्त की जाती है, यानी कि प्रतिवेदन हेतु नियुक्त व्यक्ति अथवा समिति। दोस्तों, प्रतिवेदन के लिए व्यक्ति नियुक्त हो या फिर कोई समिति नियुक्त हो, इसका निर्णय लिया जाता है प्रतिवेदन की जो विषय होता है उसकी गंभीरता, गहनता और उसको आयामों की दृष्टि को ध्यान में रखकर। यह भी संभव है कि सरकार किसी प्रतिवेदन के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो
दूसरी ओर कोई संस्था है या फिर कोई अन्य संस्थाएं हैं, वो उस व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को ही उसके लिए पर्याप्त समझे, जबकि सरकार सोचती हो कि उसके लिए समिति हो, कुछ भी हो। ऐसी स्थिति में नियुक्त व्यक्ति अथवा समिति के सदस्यों को विषय का जानकार होना आवश्यक है। चाहे वो कोई व्यक्ति है विशेष या फिर कोई समिति है, सबको उस विषय का जानकार होना आवश्यक है। विषय के अच्छे जानकार किसी व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और एक व्यक्ति सचिव और शेष सदस्य रूप में भी कार्य कर सकता है। तीसरा है निश्चय समय सीमा प्रतिवेदन हेतु एक निश्चित समय सीमा प्रतिवेदन हेतु एक समय सीमा, यानी कि कोई भी प्रतिवेदन के लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है यदि समय सीमा निर्धारित नहीं की जाए तो जो प्रतिवेदन है उसका महत्व ही समाप्त हो जाए। अब जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, मान लीजिएगा कि अब बारिश तेज हो रही है और जल निकासी नहीं हो पा रही, तो बरसात का मौसम यदि बीत जाता और उसके बाद जल निकासी की समस्या के लिए प्रतिवेदन किया जाए तो उसका क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है, जल तो अब भर ही गया ना चारों तरफ। तो प्रतिवेदक को चाहिए कि पूर्ण प्रयास करके निश्चित अवधि में, जो भी अवधि उसको दी गई है, तय सीमा दी गई है, उसमें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। और यह अवधि कितनी हो, इस संबंध में कोई नियम भी नहीं है। कई बार यह अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष अथवा अधिक समय की भी हो सकती है। और कई बार क्या करते हैं, प्रतिवेदक समय सीमा बढ़ाने की भी मांग कर लेते हैं। अगला तत्व है प्रामाणिक जानकारी व पूर्ण जांच पड़ताल। कोई भी प्रतिवेदक जब अपना कार्य शुरू करता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वह उस विषय से संबंधित पूर्ण जानकारी एकत्र करे। फिर चाहे इसके लिए हो सकता है उसे कुछ चित्र देखने हो, दस्तावेज, टेप आदि सुनने पड़ सकते हैं, कुछ भी करना पड़ सकता है। हो सकता है उसे लोगों की गवाही लेनी पड़ जाए। प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है कि सामग्री जो भी उसने सामग्री एकत्रित की है वह प्रमाणित हो। जिन व्यक्तियों को साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो उसके आंखों देखे गवाह हों, प्रत्यक्षदर्शी हों और उनका जो भी आचरण हो वो संदेह की स्थिति में ना हो, संदिग्ध ना हो। प्रतिवेदन चाहे किसी सामान्य व्यक्ति से संबंधित है या फिर हो सकता है किसी उच्च अधिकारी से। यदि पक्ष विपक्ष में प्रस्तुत की जा रही सामग्री जो है वो प्रामाणिक नहीं है और या फिर उसकी उचित जांच प्रतिवेदक ने नहीं की है तो वह प्रतिवेदन में अभिलेख के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यानी कि उसे सबसे पहले प्रतिवेदक को जांच पड़ताल करनी होगी और यदि उसने जांच पड़ताल नहीं की तो उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। अभिमत दोस्तों, जब प्रतिवेदक अपनी पूर्ण जांच पड़ताल कर लेता है और संक्षिप्त विवरण देता हुआ अपने निर्णय को प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है, लेकिन मात्र विवरण या फिर निर्णय प्रतिवेदन नहीं हो सकते। इसके लिए प्रतिवेदक द्वारा सिफारिश या फिर अपना निजी अभिमत, अपनी निजी राय भी प्रस्तुत करनी होती है। प्रतिवेदकों का अभिमत प्रबंधकों के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रबंधक उसके लिए बाध्य हैं, उस अभिमत को वो मानेंगे ही। इसलिए प्रतिवेदक को इसे अपने मान सम्मान का विषय नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अभिमत यदि वो नहीं प्रस्तुत करता तो उसके अभाव में प्रतिवेदन का लक्ष्य पूर्ण नहीं माना जाता। उसकी विशेषज्ञता एवं जांच पड़ताल निरर्थक हो सकती है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह भी संभव है कि किसी सदस्य का जो मत है, क्योंकि एक समिति में कई सदस्य होंगे, किसी एक सदस्य का मत कुछ और होगा, किसी दूसरे का दूसरा होगा, तो उनमें भिन्नता मिल सकती है। ऐसी स्थिति में उस सदस्य की सम्मति भी प्रतिवेदन में लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है। यानी कि समिति में मान लीजिएगा 4-5 सदस्य हैं और उनमें 4 सदस्यों का मत एक है लेकिन एक का अलग है, तो उसका मत भी प्रतिवेदन में लिखना होगा। क्रमबद्धता एवं लिपिबद्धता, यानी कि प्रतिवेदन तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित होता है, ये तो हम समझ ही गए हैं। और जो ये तथ्य और प्रमाण हासिल किए जाते हैं इन्हें हमेशा क्रमबद्ध तरीके में लिखना चाहिए। इन तथ्यों और प्रमाणों आदि का क्रम क्या हो यह प्रतिवेदक अपने विवेक से तय करता है। अब मान लीजिएगा कि किसी प्रतिवेदन में तिथि क्रम अपनाया जा रहा है तो पहले वर्ष, माह और दिनांक की दृष्टि से ये उत्तरोत्तर क्रम में लिखे जाएंगे। जैसे कि पहले जनवरी के बारे में आएगा, फिर फरवरी के और मार्च आदि जो भी महीने उनके विषय में। लेकिन प्रत्येक स्थिति में पहले प्रतिवेदन का विषय और फिर जो उससे संबंधित जानकारी उसने इकट्ठी की है वो, और उसके बाद प्रतिवेदक का निष्कर्ष और उसका अभिमत,
ये तो क्रम अनिवार्य है ही। इसमें व्यतिक्रम यानी कि उल्टा सीधा क्रम नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक रूप से प्रतिवेदन को लिपिबद्ध करना यानी कि लिखित रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है, क्योंकि मौखिक रूप से बताई गई बात कभी प्रतिवेदन नहीं कहलाती। दोस्तों, प्रतिवेदन को सहज एवं सरल भाषा में अंकित अथवा लिखित होना चाहिए और उसमें व्याकरण की अशुद्धियां भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में प्रतिवेदन की परिभाषा और उसके लिए जो जरूरी तत्व या अंग हैं उनके विषय में जानकारी हासिल की। प्रतिवेदन के क्या प्रकार होते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं, इनके विषय में भी हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार जानकारी हासिल करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।